अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमिर सलाम और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था, उस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आज का लेक्चर जो हमारा रहेगा दैट विल बी ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो यहां से आज का लेक्चर सेकंड लेक्चर नंबर 2 हम पिक करेंगे यहां से लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट जो बनता है लॉ ऑफ मास एक्शन का। पहले वो नोट डाउन कीजिए, फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ ए रिएक्शन, the rate of a reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants, each raised to the power equal to their stoichiometric coefficients. Each raised to the power equal to their stoichiometric coefficients as represented by the balanced chemical equation, ठीक है बेटा, by the balanced chemical equation। मैं फिर से पढ़ूंगा, आप ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन का? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लॉ है, ये पूरा लॉ, ये हमारे पास जो लाने वाले थे वो दो बंदे थे। एक का नाम था गोल्डबर्ग और दूसरे बंदे का नाम था वेग, पीटर वेग। गोल्डबर्ग एंड पीटर वेग। ठीक है, ये दो केमिस्ट्स थे जिन्होंने ये लॉ हमारे पास लाया। स्टेटमेंट क्या है लॉ का? द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants each raised to the power equal to their stoichiometric coefficients as represented by the balanced chemical equation. You pen it down please. ओके, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। देखो, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट होता है मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन, ये हमें जानना है ये क्या होता है, ऑफ रिएक्टेंट्स तो पता है, ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ये नहीं पता है, ये भी पता करना है क्या होता है, एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो तो पता है बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लेकिन जो इक्वेशन आप लिख रहे हो वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन आप लिख रहे हो वो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे माइंड को स्ट्राइक करता है वो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सर व्हाट डज दिस कंसंट्रेशन मीन? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है सर? प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants each raised to the power equal to their stoichiometrics। उसके बाद concentration समझने के बाद हम जाएंगे stoichiometric coefficients क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसका मतलब क्या बनता है एंड पे। तो concentration, जब हम किसी चीज की concentration की बात करेंगे, concentration का मतलब है जिसको आप दूसरा नाम भी बोलते हो मोलैरिटी। मोलैरिटी और कंसंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, या कितने मोल्स कितने वॉल्यूम में आप कितने मोल्स डाल रहे हो, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। या आई कैन से अनदर वर्ड्स, मैं ये भी बोल सकता हूं कंसंट्रेशन का मतलब है सर कितने मोल्स
पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल्स आप डाल रहे हो, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब है N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तक ठीक है सर, यहां तक ठीक है। और इस कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स से, और इसका और एक नाम भी देते हैं हम इसको कभी कभी बोलते हैं एक्टिव मास भी। इसमें इस लॉ में हम कंसंट्रेशन का नाम बोलेंगे एक्टिव मास। ठीक है, इस लॉ को अच्छे से इंटरप्रेट, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंसंट्रेशन को बोलते हैं यहां पे एक्टिव मास भी। ठीक है, और एक्टिव मास का मतलब क्या है, एक्टिव मास का मतलब है वो वाला मास जो रिएक्शन में जो असल में रिएक्शन में हिस्सा लेता है। असल में सर उसका मतलब क्या है, असल में उसका मतलब ये है रिएक्टिव मास वो वाला मास है, वो एक्टिव मास वो वाला मास है, रिएक्टेंट साइड से या प्रोडक्ट साइड से ये वो वाला मास है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। दैट इज एक्टिव मास इज दैट मास विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है उस मास को हम बोलते हैं एक्टिव मास। और फॉर एग्जांपल आपका रिएक्टेंट है ए, आप इसका एक्टिव मास कैसे दिखाते हो, आप इसका एक्टिव मास दिखाते हो स्क्वायर ब्रैकेट ए में। आपका रिएक्टेंट है बी, इसका एक्टिव मास कैसे दिखाओगे, मैं बोलूंगा स्क्वायर ब्रैकेट बी में। ठीक है, तो इससे हम एक्टिव मास किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक्टिव मास रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अब ये जो लॉ है इसमें क्या बोला गया, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज्ड टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब है अगर दो चार रिएक्टेंट्स या कोई भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी रिएक्शन की रेट क्या होगी, उनको किस रेट से रिएक्ट करेंगे, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि रेट क्या होगी रिएक्शन की, स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, ये उसी का आंसर है, ये उसी क्वेश्चन का जवाब है कि किस रेट से रिएक्टेंट किस रेट से रिएक्ट करेगा, एक रिएक्टेंट किस रेट से रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा उस रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली डिपेंड करेगा उस रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या होगा। सर इसका मतलब समझाइए। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं ये रब करूंगा पहले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, मेरे पास एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B एज एन इक्विलिब्रियम विद N3C प्लस N4D। ठीक है, ये मेरे पास एक रिएक्शन है। देखो इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन में दो एरोज लगाए गए हैं, एक फॉरवर्ड में दूसरा बैकवर्ड में। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहा है, और प्रोडक्ट्स वापस मिल रहे हैं, वापस रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। इसका मतलब है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में याद रखना बेटा, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक रिएक्शन का, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या, कि इसमें इक्विलिब्रियम आता है। कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हम वो कंडीशन सेट करें, अगर हम वो जो इसमें उसके लिए कंडीशंस चाहिए एक इक्विलिब्रियम आने के लिए, अगर हम वो सारी कंडीशंस को रखें, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर बनता है कि उसमें इक्विलिब्रियम जरूर आएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड यू आर प्रोवाइडिंग दोज नेसेसरी कंडीशंस, जो इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए, आप वो सारे ऑप्टिमम कंडीशंस रख रहे हो, आप वो सारी नेसेसरी कंडीशंस रख रहे हो, वो आप कंडीशंस दे रहे हो, तो ये जरूरी है कि उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जरूर इक्विलिब्रियम आएगा, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और आपको बता दूं इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम आ नहीं सकता, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आप लिखेंगे।
ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक इक्विलिब्रियम जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिवर्सिबल रिएक्शन का। सर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बेटा अगर एक रिएक्शन रिवर्सिबल है उसमें जरूर इक्विलिब्रियम आएगा, किसी भी सूरत में उसमें इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन आपको वो कंडीशन सेट करनी है, आपको वो कंडीशंस देनी है, उसमें इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शंस में आप क्या भी करो, कुछ भी कर लो, उसमें इक्विलिब्रियम आने की चांसेस ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो इक्विलिब्रियम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? रिवर्सिबल रिएक्शन का। यहां पे मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी, यहां पे N1 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने हैं? N1। नंबर ऑफ मोल्स बी के कितने हैं? N2। नंबर ऑफ मोल्स सी के कितने हैं? N3। नंबर ऑफ मोल्स डी के कितने हैं? N4। N1 A1 और B, ए और बी मिल रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी मिल रहे हैं। जब ये मिले इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए सी और डी, और ये याद रखना बेटा सी और डी वापस मिल रहे हैं, सी और डी वापस मिल रहे हैं, वापस बन रहा है ए और बी। मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है। मीन्स इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आना जरूरी है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और हमने पढ़ा रिवर्सिबल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इक्विलिब्रियम, उसमें आता है। ठीक है, तो जब इस रिएक्शन का हम लॉ ऑफ मास एक्शन इस पे अप्लाई करते हैं, हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, इसमें कितने रिएक्शंस हैं? सर इसमें दो रिएक्शंस हैं, एक है फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरी है बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैं पहले लिखूंगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा बेटा, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें ए और बी मिलते हैं, सी और डी बनता है, लेकिन मिलता कौन है? ए और बी। मींस फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स कौन है? ए और बी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट्स है। ठीक है, तो इसने बोला रेट ऑफ रिएक्शन, हम पहले फॉरवर्ड, क्योंकि यहां पे दो रिएक्शंस हैं, हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन, इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम दो रिएक्शंस में डिवाइड करेंगे क्योंकि यहां पे है ही दो रिएक्शंस, एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी है रिवर्स डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन लेंगे, लेकिन यहां पे दो रिएक्शंस हैं इसीलिए हमने लिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लूंगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोल रहा है हमें? लॉ ऑफ मास एक्शन बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन पहले मैं लूंगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और एक्टिव मास जिसको हमने बोला, या कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, इनकी कंसंट्रेशंस और एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट। लेकिन ईच रेज टू द पावर, हर एक कंसंट्रेशन को, हर एक एक्टिव मास को हमें पावर चढ़ाना है जो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। यहां पे ए का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? N1 है, ये N1 पावर चढ़ाना है। यहां पे बी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सर N2 पावर चढ़ाना है। तो इसने क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पे दो रिएक्शंस हैं इसलिए हम अलग अलग से लेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट यहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी, ईच रेज टू द पावर, हर एक को पावर चढ़ाना है जो उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो यहां पे ए का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है N1, मैंने N1 पावर चढ़ाया। बी का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है N2, मैंने N2 पावर चढ़ाया। ठीक है ना यहां तक? ओके सर, ठीक है, समझ आया। इसके बाद आपको पता है जब आप छोटे बच्चे थे आपको बोला जाता था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो हम काटते हैं जब हम इसके बदले इक्वलिटी लिखते हैं तब क्या एक कांस्टेंट चढ़ता है, और यहां पे भी एक कांस्टेंट चढ़ता है, दैट इज नोन एज KF, और इस KF को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं यहां पे लिखूंगा वेयर KF इज रेट कांस्टेंट किसका? ऑफ फॉरवर्ड F रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको दूसरा नाम देते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या कभी कभी इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेट
कांस्टेंट, इसको कभी कभी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो केएफ के तीन नाम हैं, एक तो इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का। दूसरा नाम इसका वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वेलोसिटी कांस्टेंट लेकिन किसका है, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तीसरा इसका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, लेकिन किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो यहां पे क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का टी इक्वल टू लगाया, के अप चढ़ा, ठीक है। और क्या है, और वही है एक्टिव मास ऑफ ए एन 1 और एक्टिव मास ऑफ बी एन 2। जरा सिमिलरली यही होगा, क्या होगा सिमिलरली, रेट ऑफ, अब है कौन सी रिएक्शन, सर इसमें दो रिएक्शंस है, एक है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दूसरी है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं लिखूंगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बताओ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है यहां से यहां, मींस ये मिल रहे हैं, ये बन रहा है, जो एक रिएक्शन में मिलता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो एक रिएक्शन में बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हम लेंगे, ये होंगे रिएक्टेंट्स, ये होंगे प्रोडक्ट्स। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लेना है तो हमें लेना है प्रोडक्ट किसका, सी का और डी का, लेकिन ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बताओ सी का कोएफिशिएंट क्या चलेगा, n3, डी का n4। तो यहां पे जब आप रेट कांस्टेंट, इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखोगे, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी काटोगे, इक्वलिटी चढ़ेगा, और यहां पे क्या आएगा, केबी कंसंट्रेशन ऑफ एन सी, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर n3 और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर n4, ठीक है। अब हमारे पास दो रिएक्शंस आए, नंबर 1 और ये है आपकी नंबर 2। हमें आई दो इक्वेशंस, एक है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर n2, और दूसरी इक्वेशन क्या आई, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर n3 कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर n4। सर यहां तक क्लियर है यहां तक, यस सर यहां तक क्लियर है। रब करूंगा मैं, ठीक है, यहां तक मैं रब करूंगा। ओके बेटा, पेन इट डाउन और यहां पे के बी क्या है, जैसे के एफ था रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, के बी क्या है, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, और इसका तीसरा नाम क्या बनेगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। जो आपकी मर्जी, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब हम मानेंगे ये जो इक्वेशन ए है, इक्वेशन बी है, ये टोटल रिएक्शन जो हो रही है, जो हमने वहां पे रिएक्शन लिखी थी n1a प्लस n2b इज इन इक्विलिब्रियम विथ n3c प्लस n4d। यहां पे मैं रिएक्शन फिर से लिखूंगा, n1a प्लस n2b इज इन इक्विलिब्रियम विथ n3c और प्लस n4d। ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी, सर एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जरा बताओ। जब उस बीकर में इक्विलिब्रियम आया था, जो जितने रेट पे पानी अंदर आ रहा था उसी रेट से पानी निकल रहा था। मैंने बोला इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो होती है उस टाइम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बराबर इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलती है जितनी रेट फॉरवर्ड में होगी उतनी ही रेट बैकवर्ड में होगी। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जरा चेक कीजिए इक्वेशन नंबर 2, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर n1 कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर n2। तो लिखे इसे, इसके बदले यही लिखे आप, और बी कंसंट्रेशन रेज पावर n2 है यहां पे, ठीक है। और इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कीजिए चेक इक्वेशन नंबर 2, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज पावर n3 कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज पावर n4, ठीक है। सर यहां तक क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, सीधे स्टेप्स किए, इजी वाले स्टेप्स किए। रेट कॉन्स्टेंट्स
रेट कॉन्स्टेंट्स निकाले, रेट्स निकाले, एक और दो इक्वेशन आई हमें, उन इक्वेशंस को इक्वेट किया, क्योंकि हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो क्या यहां पे मुझे निकलेगा के एफ बाई के बी। देखो के एफ मैंने यहीं पे रखा, के बी मल्टीपल है, इधर आएगा डिवाइड होगा, इज इक्वल टू यहां से क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सी N3, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ डी N4, ठीक है, और ये जो मल्टीपल है ये इधर जाएगा, ये डिवाइड बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज पावर N1, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज पावर N2, ठीक है। यहां तक क्लियर है सर? सर यहां तक क्लियर है? यस सर यहां तक क्लियर है। इसके बाद क्या करना है, देखो बेटा, इसके बाद जो है के एफ बाई के बी, इसके बदले हम कभी कभी लिखते हैं के सी, कभी कभी क्या हमेशा लिखते हैं के सी, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हम बोलते हैं केसी को, केसी को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसके बराबर है ये? कंसंट्रेशन ऑफ सी N3, कंसंट्रेशन ऑफ डी N4 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए N1, कंसंट्रेशन ऑफ बी N2। ये निकली आपको किसकी इक्वेशन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन। याद रखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन जो है ये भी है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर भी होता है? के एफ बाई के बी। तो याद रखेंगे आप, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है ये आपको के एफ बाई के बी के बदले भी आप ये दो लिख सकते हो, के एफ बाई के बी रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइड बाय रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। जब इनका रेशियो आप निकालोगे वहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम, उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। या इस डेफिनेशन पे जाइए, इस बॉक्स पे जाइए, इस पे फोकस कीजिए आप। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जरा वो रिएक्शन देखिए आप, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो रिएक्शन क्या थी? यहां पे मैं लिखूंगा फिर से, यहां पे मैं लिखूंगा फिर से वो रिएक्शन क्या थी? वो थी N1A प्लस N2B इज इन इक्विलिब्रियम विद N3C प्लस N4D। जरा देखिए सी और डी किस साइड से है? सर प्रोडक्ट साइड से है। देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सी और डी प्रोडक्ट्स है, मैं बोलूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी क्या है वहां पे? सर रिएक्टेंट है, और ए को भी पावर चढ़ा है जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बी को भी पावर चढ़ा है जो इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ये रेशियो जब हम निकालेंगे प्रोडक्ट्स का रेशियो किन के साथ? रिएक्टेंट्स के रेशियो के साथ, और प्रोडक्ट्स को भी हमने अपनी स्टाइकोमेट्री दी और रिएक्टेंट्स को भी हमने अपनी स्टाइकोमेट्री दी। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे उस रेशियो से भी हमारा जो कांस्टेंट आएगा उसको भी बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और मैंने बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हो इससे भी, किससे? के एफ बाई के बी। सर के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सर के बी क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इस तरह आपकी रेट कांस्टेंट फॉर, इस तरह आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की दो रिएक्शंस आई, एक है के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के बी, और दूसरी रिएक्शन जो दूसरी इक्वेशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो है के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे भी आपको ऊपर नंबर ऑफ मोल्स देने हैं या स्टाइकोमेट्री देनी है, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी आपको ऊपर उनके ऊपर स्टाइकोमेट्री देनी है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ओके बेटा, मैं रब करूंगा, आप उतार भी सकते हो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, यू पेन इट डाउन।